दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ द 13 अक्टूबर एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ाया था, आज आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो वही ना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कोरिलेटेड होती हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो हम पढ़ेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक का रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ था कि जो ब्रिक्स नेशन है, ठीक है, ब्रिक्स नेशन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो इन्होंने मिलकर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, जिन्होंने ईच कंट्री ने $10 बिलियन की कैपिटल लगा के उसको खड़ा किया है ना। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में था। और जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक में होता है ना कि जिसकी जितनी कैपिटल होगी उसका उतना वोटिंग पावर होगा, जबकि एनडीबी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ईच मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट, वीटो नहीं कर सकते हो आप वहाँ पे। देन एडीबी के बारे में पढ़ लेते हैं। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एमपी में एक सिटीज़ बनाने के लिए लोन अप्रूव किया है, 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर इन मनीला, फिलीपींस। सो ऑफिशियल यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जर्वर भी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो काफ़ी पुराना है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। ये बैंक एडमिट करता है मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एंड रीजनल नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आप मुझे बताएंगे इसके कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 68 मेंबर्स होते हैं, 49 हैं विद इन एशिया के, क्योंकि ऑब्वियसली एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना। सो इट इज़ मॉडल क्लोजली ऑन द वर्ल्ड बैंक की जो अलाइनमेंट है उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली है। जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसा ही है ये। सिमिलर वेटिंग सिस्टम है, जिसका जितना कैपिटल उतना जितने जितने पैसे दिए हैं उतनी उसकी वोटिंग पावर होगी। लार्जेस्ट कौन कौन है इसमें? जापान, ठीक है, जापान, यूएसए, देन चाइना, देन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वोटिंग पावर इंक्रीज़ होती रहती है, ठीक है। सो डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग भाई पॉवर्टी, हमारे यहाँ गरीबी हटाने की इन द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये सिर्फ एशिया नहीं, एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। उसके वाई क्या देता है? इन्वेस्टमेंट करता है इन द फॉर्म्स ऑफ लोन, ग्रांट्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि पॉवर्टी को ख़त्म करना सिर्फ ये नहीं है कि जाके किसी को खाना दे दो या घर दे दो, इट इंक्लूड्स अ वाइड एरिया ऑफ थिंग्स। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आई थिंक हमने काफ़ी बार रिकवर कर रखा है। सो ये परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2001 में बनी थी, ठीक है। उस टाइम शंघाई 5 मैकेनिज़्म ने इसको पहले शंघाई 5 मैकेनिज़म्स होता था, उसको इसने ओवरटेक किया एंड बेसिकली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, ठीक है। सो देख लेते हैं किस किस ने मिलकर बनाया था। चाइना, कज़ाकिस्तान, ठीक है, चाइना ने बनाया था, कज़ाकिस्तान ने बनाया था, किर्गिस्तान ने बनाया था एंड रशिया ने बनाया था, तजाकिस्तान ने बनाया था, उज़्बेकिस्तान ने बनाया था, ठीक है। सो देख लेते हैं पीपल ऑफ कज़ाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये लोगों ने इनको फॉर्म किया था, ठीक है। इट वाज तो जो एससीओ का चार्टर है वो कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग, ये रशिया में है, वहाँ पे इन्होंने साइन किया था। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है भाई? चाइनीज़ और रशिया, ठीक है। तो एससीओ की गोल्स क्या है भाई? म्यूचुअल ट्रस्ट हो, भाई हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक दूसरे की चुगली ना करें, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, प्रमोटिंग द इफेक्टिव कोऑपरेशन, ठीक है, मेकिंग जॉइंट एफर्ट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन के लिए, एंड एक डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बेसिकली एससीओ का क्या है? एक सेक्रेटरीट होता है, ठीक है, जो कि बीजिंग में है, ठीक है, एंड इसका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, ठीक है, रैट्स है। सेक्रेटरीट आई थिंक रैट्स इज़ इन बीजिंग, डू कमेंट डाउन बिलो अगर मैं सही कह रही हूँ, रैट्स बीजिंग में है। एंड सेक्रेटरीट इसका यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कहाँ पे, आई जस्ट फॉरवर्ड कहाँ पे है। सो इन दोनों का सेक्रेटरीट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो अब फिलहाल के टाइम में इसमें 8 मेंबर स्टेट्स है, 6 लोगों ने तो इनको मिलकर बनाया, ठीक है। तो किस किस ने बनाया था? कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, है ना, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ठीक है। तो और 2 मेंबर कौन से ऐड हुए? इंडिया और पाकिस्तान, सिंपल एज दैट। एंड बस इसमें ये याद रख लेना, क्वेश्चन यही कंफ्यूज करेगा, क्या तुर्कमेनिस्तान है इसमें? तो नहीं, तजाकिस्तान है पर तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। एससीओ काउंट्स 4 ऑब्जर्वर स्टेट, तो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं और डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। तो जब भी कोई कंट्री को ऐड करना होता है पहले डायलॉग पार्टनर की तरह ऐड करेंगे, फिर प्रमोशन करके उसको ऑब्जर्वर स्टेट बनाते हैं। ऑब्जर्वर स्टेट कौन से? अफगानिस्तान, बेलारस, ईरान एंड मंगोलिया। देन डायलॉग पार्टनर्स कौन से? अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की एंड श्रीलंका। ओके, ये तो याद करने की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है, थोड़ा आइडिया ले सकते हो, पर 8 मेंबर्स आपको टिप्स पे होने चाहिए।
देन इज़ अबाउट इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट, ठीक है। तो भाई जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, जिसके जो क्या देखता है बेसिकली, इट इज़ एन इंटरनेशनल वॉचडॉग जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंस टेरर को जो फाइनेंस करने वाली बॉडीज़ हैं, ठीक है, या फिर कोई कंट्री ही अगर फाइनेंस करिए उसको ओवरलुक करती है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जो टैक्सेबल मनी है, जो मतलब आप उस पर टैक्स नहीं पे कर रहे हो एंड उसको ब्लैक मनी ही कह सकते हैं, तो उसका मनी का हेर फेर करने को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। FATF कब बना था? 1989 में बना था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज़, ठीक है। तो G7 कंट्रीज़ आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आई होप यू रिमेंबर इट। सो G7 कंट्रीज़ के इनिशिएटिव पे बना था। काम क्या है? दो चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। सो क्या कंटेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। नोटिंग दैट पाकिस्तान मेजर्स तो सफिशिएंट थे ही नहीं, ठीक है। पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था, अभी भी ग्रे लिस्ट में, फिर ब्लैक लिस्ट में रखने की बात की गई थी, पर क्या है कि ब्लैक लिस्ट में अभी उसको नहीं रखा गया, उसको उन्होंने कहा ग्रे में ही रखेंगे आपको, और आपको हमें एक फॉलोअप देना पड़ेगा कि आप क्या क्या मेजर्स ले रहे हो आपकी इन्हांस्ड फॉलोअप लिस्ट के द्वारा, ठीक है। सो पाकिस्तान को रिटेन क्यों किया गया? पाकिस्तान प्रोग्रेसेस ऑन 40 FATF रिकमेंडेशंस ऑन इफेक्टिवनेस, सिस्टम लार्जली रिमेन अनचेंज। तो उन्होंने 40 नंबर की 40 पॉइंट की वो बना के लिस्ट दे दी कि भाई ये तुझे अप्लाई करने, इस तरीके से काम करना है, पर उसने वो नॉन कंप्लाइंट थे, उन्होंने नहीं अच्छे से उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। नॉन कंप्लाइंट 4 चीज़ें नॉन कंप्लाइंट थी, पार्शियली काम किया 25 चीज़ों पे, एंड लार्जली कंप्लाइंट ऑन 9 रिकमेंडेशन। तो कह सकते हैं 9 में से 40 ही ढंग से उन्होंने की, एंड अगर 25 इसमें और ऐड करें तो 34 इन्होंने थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। 36 सॉरी 34 नहीं। सो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है? द APG म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट इज़ अ पीयर रिव्यू सिस्टम। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट क्या होता है? ये नहीं सिर्फ इंडिया ही डिसाइड करेगा, एक म्यूचुअली इवैल्यूएट करेंगे जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, टू डिटरमाइन कि जो कंट्री है जिसको हम FATF ने टारगेट दिया था कि तूने ये रिकमेंडेशन अपनी वो करनी है, अप्लाई करनी है अपनी कंट्री में, तो उसने वो कंप्लाइंट वो किया या नहीं किया। स्टैंडर्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग को आपको बेसिकली घटाना है, ठीक है, अपने यहाँ पे, एंड उसको वो कैसे फॉलो होगा? सो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट आपको कंट्री को सबमिट करनी पड़ेगी। APG मेंबर कैन डिसाइड टू प्लेस मेंबर इधर थ्रू रेगुलर और इन्हांस्ड फॉलोअप, ठीक है। तो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट कर दी, मान लो FATF ने बोला तूने ये करना है, तो पाकिस्तान बोला जी ठीक है साहब कर लूँगा, और फिर वो 1 साल बाद वो रिपोर्ट पेश करेगा कि मैंने ऐसा ऐसा किया। सो फिर APG मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि चलो इसने काम तो ठीक ठाक कर लिया, तो अब इसका रेगुलर फॉलोअप जैसे डॉक्टर नहीं करता है वो होना चाहिए, या इन्हांस्ड फॉलोअप होना चाहिए। रेगुलर फॉलोअप जस्ट मीन्स बाइनियल रिपोर्ट्स, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। इन्हांस्ड फॉलोअप में आपको 4 रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। इन्हांस मतलब बहुत ज़्यादा, जबकि रेगुलर फॉलोअप इज़ नॉट दैट सख्त वाला, ठीक है। तो वही मैं बता चुकी, FATF की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, उसकी जो ब्लैक लिस्ट में है। अब ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट का क्या फंक्शन होता है? ग्रे लिस्ट में क्या होता है, ब्लैक लिस्ट में क्या होता है? ऐसी कंट्रीज़ जो FATF की ना तो बात सुनने को तैयार है एंड टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग करवा रही हैं, ठीक है। ग्रे लिस्ट में क्या होता है? ऐसी कंट्रीज़ जो सेफ हैवन है, ठीक है, इन चीज़ों को कराने के लिए, ठीक है, तो वो होती हैं ग्रे लिस्ट में, उन ऐसी कंट्रीज़ को डालते हैं। फिलहाल ब्लैक लिस्ट में सिर्फ नॉर्थ कोरिया और ईरान ही आते हैं। पिछली बार मैंने कहा था आई थिंक रशिया भी आता है, तो नहीं आता है। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है फिलहाल, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, काफ़ी और भी हैं। सो APG क्या है? एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। इट्स FATF स्टाइल रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी। तो FATF तो एक ही है, ठीक है, पेरिस में ही इसका हेडक्वार्टर्स, तो ये रीजनल है। द मेंबर्स बाय विच, तो एशिया पैसिफिक ग्रुप का है, विच आर कमिटेड टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। तो वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, उसको एशिया पैसिफिक में लाने के लिए ये बॉडी है, ठीक है। एंड फाइनेंसिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो इसके 3 एम्बिट आते हैं, ये जो FATF है। सबसे पहला है मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग, तीसरा इन्होंने 2000s में ही ऐड किया था 10 या 11 में, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, उनको भी ये उनकी भी प्रोलिफरेशन के लिए मना करता है। ये कब फाउंड हुआ था? 1997। तो FATF तो 1989 का है, तो ये एशिया पैसिफिक वाला लास्ट में फॉर्म हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में इसको फॉर्म किया गया था। एंड 41 मेंबर जुरिस्डिक्शन इन द एशियन रीजन। एंड बेसिकली वो जो रिकमेंडेशंस होती है FATF की, उसको देखते हैं कौन कौन फॉलो कर रहा है। सो FATF स्टाइल रीजनल बॉडीज़ कौन सी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट की मैं आपको बता चुकी हूँ, बाइंडिंग होती है तो हाँ डेफिनेटली बाइंडिंग होती हैं।
ईरान न्यूक्लियर डील क्या है भाई, ये भी हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, जिसको जकपोआ भी कहा जाता है, 2015 की डील, ठीक है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ईरान और P5+1 के बीच में हुआ था। P5 कौन है, परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, +1 कौन सी थी, जर्मनी, ठीक है। तो यूएस, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच में और ईरान के बीच में हुआ था। तो जकपोआ में क्या बोला था कि तेहरान ने बोला, मतलब ईरान ने ही बोला कि हम जो अपनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है एनरिच्ड यूरेनियम की, उसको हम कम कर देंगे, हैवी वाटर को कम कर देंगे, ये सब जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के लिए बनाने में काम आता है, एंड जो भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का काम करे हम उसको कम कर देंगे, क्योंकि ईरान को अपनी थ्रेट था उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड, इसलिए वो दबादब बनाया जा रहा था। तो इन्होंने कहा अरे ये तो ऐसे सुपर पावर बन जाएगा, तो उस पर रोक लगानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तू ये न्यूक्लियर वाले वेपन प्रोलिफरेशन करना छोड़, हम तुझे पैसा दे देंगे, ठीक है, एड देते रहेंगे ताकि तुम ये चीज़ें ना करो, ठीक है। It's established joint commission as well, ठीक है, with the negotiating parties all presented to monitor implementation। अब यूएस वाले तो देख के नहीं आएंगे, तो एक जॉइंट कमीशन थी जो ये सब देखने जाती थी। यूएस ने पुल्ड आउट कर लिया था अपने आप को इस डील से। यूएस ने कहा चलो ये तो फ्लॉड है, ये कुछ नहीं करता ईरान कहीं का, और इट ग्रांट्स एक्सेस टू बिलियन ऑफ डॉलर्स, इसको एक तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी चाहिए। फिर भी ये क्या करता है, खुद के देश में तो नहीं बना रहा, पर जो उसके प्रॉक्सी वॉर्स चलते हैं कहाँ पे, जो हमास है, जो उसकी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, हिज़्बुल्लाह है, उसके थ्रू ये करवाता है। तो मैं तो नहीं अपने पैसे वेस्ट करूँगा। सो ट्रम्प जस्ट सेड आई एम, एंड ईरान हैज़ ऑब्वियसली लाइड अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इन द पास्ट। सो दिस इज़ द थिंग। वैसे ये डील को ऑटोमेटिकली फेज आउट हो जाना था 2030 तक, तो मतलब सिर्फ 2015 में साइन हुई थी, तो 15 साल की ही डील थी। बट अभी तो उन्होंने, यूएस ने ही अपने आप को विड्रॉ किया है, बाकी लोग तो हैं इसमें। अब ये IAEA का बताना, आप ये कुछ दिन पहले इसका आया था कि उनको, उनके ऑफिसर्स को ईरान वाले घुसने नहीं दे रहे, तो IAEA इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। सो ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन इज़ अबाउट GST कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो भाई बात क्या हुई थी, GST एक्ट आया था 2017 में, ठीक है। तो उस टाइम पे GST कॉम्पनसेशन एक्ट भी आया था, जिसमें क्या बोला था, अब ये कोई भी नया एक्ट आता है एकदम से स्टेट गवर्नमेंट्स तो तैयार होती नहीं है उसके लिए। उन्होंने कहा कि भाई जो हम एक टारगेट लेके चल रहे 14%, ठीक है। अगर स्टेट वाले अपना जो वो है, मतलब टैक्स कलेक्शन 14% तक ले आते हैं तो ठीक है। अगर नहीं, मान लो उनका सिर्फ 10% टैक्स कलेक्शन हुआ, तो जो रिमेनिंग है ना डेफिशिट, तो प्राइस डेफिशिएंसी है ना, जो डेफिशिट है आपका इन द कलेक्शन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। तो जो कंपनसेशन एक्ट में कहा गया कि गारंटी दिया गई स्टेट को कि हम कंपनसेट करेंगे अगर आपका लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है जस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 2022 तक, यूजिंग अ सेस लिविड ऑन द सिन एंड लग्जरी गुड्स, ठीक है। तो सेस जो कलेक्ट होता है, ठीक है, GST से हमें क्या होता है, सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो कोई भी टैक्स लग रहा है उस पर टैक्स ऑन टैक्स पे सेस लगता है। तो जो सिन और लग्जरी गुड्स है, बाहर से मान लो कोई मैं डियोर का परफ्यूम मंगा रही हूँ या कोई दूसरी कंपनी का मंगा रही हूँ जो अब्रॉड की कंपनी है, तो क्या होता है वो ज़्यादा ही प्राइस चार्ज करके बेचते हैं, और वो जो, क्योंकि इसमें सेस इंक्लूड होता है, तो वो जो इम्पोर्ट वाला जो जाता है ना, वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उस सेस से उन्होंने कहा हम आपको कंपनसेट कर देंगे। पर क्या हो गया, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, GST और सेस कलेक्शन दोनों ही नीचे चले गए। कोरोना में खाने के लाले पड़ रहे, तो सिन और लग्जरी गुड्स, अब डेविड हार्ले तो मैं थोड़ी ना मंगाऊंगी। सो सॉरी, हार्ले डेविडसन एंड स्टेट आर लाइकली टू फियर GST रेवेन्यू गैप ऑफ 3 लाख करोड़ इस साल, क्योंकि कोविड की वजह से। तो कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है, ये GST एक्ट में ही था, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स देंगे कि GST रेवेन्यू स्टेट वुड ग्रो 14% एवरी ईयर, कि पहले 14% ग्रो, और फिर अगले साल फिर 14%, फिर 14%, तो ऐसे बोला जाता था। फ्रॉम अमाउंट कलेक्टेड इन 2015-16, तो बेस ईयर क्या है 2015-16, बट द स्टेट दैट हैड कलेक्टेड टैक्स लेस देन अमाउंट इन एनी ईयर वुड बी कंपनसेटेड फॉर द शॉर्टफॉल, ठीक है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हर बार स्टेट 14% नहीं कर पाती थी, तो हर बार सेंटर को पैसा देना पड़ता था। सो कॉम्पनसेशन सेस फंड वॉज क्रिएटेड फ्रॉम विच स्टेट वुड बी पेड फॉर एनी शॉर्टफॉल। एंड जो आइटम्स जैसे पान मसाला, सिगरेट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं जो सेस इनसे कलेक्टेड होता है, बिकॉज दीज आर सिन गुड्स, ठीक है। सिन गुड्स क्या होते हैं कि जो समाज के लिए बहुत सारे अच्छे नहीं हैं पर लोग उनको कंज्यूम करते हैं, तो सरकार भी बोलती है चलो चलो बेटा पियो, दारू पियो तुम, पर टैक्स तुमसे हम ले लेंगे। सो GST एक्ट स्टेट्स दैट सेस कलेक्टेड एंड सच अदर अमाउंट्स मे बी रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल। तो GST काउंसिल ही इसको करती है,
बेसिकली कलेक्ट करती हैं। एंड जीएसटी काउंसिल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स और सेंटर्स दोनों की ही रिप्रेजेंटेशन होती है, इसीलिए इस चीज़ में मेन मुद्दा ये जो मीटिंग है ये फेल हो चुकी थी क्योंकि ये कॉमन पॉइंट पे आने की फिराक में थे। बट मेन दिक्कत अभी बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, सेंटर कह रहा है कि स्टेट्स एक काम करो, तुम बोरो कर लो, ठीक है, हम तुम्हें पैसा नहीं दे सकते। पर स्टेट वाले कह रहे हैं भाई तुमने हमारी बोरोइंग पावर तो खुद पे उस पर ताले लगा रखे, हमें बोरो करके तुम ही दो क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर, तुम्हें तो लोग लोन भी दे देंगे बैंक वाले, हमको तो ना पूछेगा कोई तो ये वाली चीज़ है। देन इज़ अबाउट नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो पाउल आर मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है। जो न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स है ना, उन पे उन्होंने नई थ्योरी और नई इन्वेंशन लेकर आए हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट विल्सन ने बोला है कि वाई रेशनल बिडर्स टेंड टू प्लेस बिड्स बिलो देयर ओन एस्टिमेट्स। मान लो 100 का बिड जा रहा है तो मैं बोलूँगा 100 का मतलब उसका प्राइस होना चाहिए, तो बिड्स हमेशा 70-80 से स्टार्ट होती है ना, फिर जाके 100 तक पहुँचते हैं और फिर लोग 500 में भी खरीद लेते हैं, 100 मान लो उसका जायज़ प्राइस है। तो ये बोलता है कि ऐसा क्यों ऑन बेस्ट एस्टिमेट जो वैल्यू है उससे कम ही क्यों रखते हैं। एंड वरीड अबाउट द विनर्स कर्स लाइक पेइंग टू मच एंड लूजिंग आउट। तो जो कोई 500 दे रहा है पर उसकी लागत 100 है तो वो तो विनर्स कर्स हो गया ना, उसके लिए जीत तो लिया पर पैसे तो एक्स्ट्रा भर रहा है। सो लॉरेट पॉल मिलग्रॉम फॉर्मुलेटेड अ मोर जनरल थ्योरी ऑफ ऑक्शंस दैट ओनली अलाउ कॉमन वैल्यूज बट ऑल्सो प्राइवेट वैल्यूज दैट वैरी फ्रॉम बिडर टू बिडर। तो देखो इसमें इतना जाने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक साइंस का बेसिकली नोबेल प्राइज़ मिला है, नाम याद कर सको तो कर लेना, है किस पे, न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स पे है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में देख लो, हमने पहले भी देख लिया था, 1901 में कंस्ट्रक्ट किया गया था एल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में कि भाई जो अच्छा काम करेंगे उनको आप दे सकते हो, ठीक है। एक गोल्ड मेडल, डिप्लोमा एंड चेक ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्नोरॉर दिए जाते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है भाई, क्या होता है लाइन ऑफ क्रेडिट में, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ने हमने माले के साथ मालदीव्स की कैपिटल के साथ साइन किया है, ठीक है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है, ग्रांट नहीं होता किसी तरीका की, ले यार मैं तेरे को 400 रुपये दे देता हूँ, नहीं, वो लोन देंगे आपको पर सॉफ्ट लोन होता है, मतलब आपकी हिसाब, मतलब उसमें थोड़ा हम इंटरेस्ट रेट कंसेशन कर लेंगे, मान लो 14% इंटरेस्ट होता था, मैं आपको 10% पे दे दूंगा, तो सॉफ्ट लोन होता है, कंसेशनल रेट्स पे होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिया जाता है और आप आराम से उसको रीपे कर सकते हो जिससे आपने लिया है, ठीक है। और लाइन ऑफ क्रेडिट में और क्या होता है, जैसे हम अगर माले को दे रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, उसमें हम ये बोलेंगे कि 75% तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लगेगा ना, माल, सीमेंट, बजरी, रीड, ठीक है, वो आपने इंडिया से ही आउटसोर्स करनी है। सो ये होता है, ठीक है। सो कंसेशनल रेट, नॉट अ ग्रांट, सॉफ्ट लोन एंड 75% का आपको सोर्स करना पड़ेगा इंडिया से, ठीक है। देन इज अबाउट राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो बोले कि भाई इस साल जो दिए जलाएंगे, ठीक है, काउडंग का यूज़ करके जलाने पड़ेंगे, ठीक है, 11 करोड़ लोगों को रीच करेगा। अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग, इससे क्या होगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो काउ बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए बेहतर होंगी, एंड जो चाइना है उसको काउंटर कर सकेंगे, उनकी फुलझड़ियाँ एंड ये नहीं खरीदेंगे जलने वाली लाइट। 2019 में ही बनाई गई थी तो रिसेंट है, तो ध्यान रखना। परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करेगी टू डेवलप सच अप्रोप्रिएट प्लान जो कंजर्व कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके ऑफ द इंडिजीनस ब्रीड ऑफ काउ, साहिवाल, ठीक है। इस तरीके की जो काउज है उनका बेहतर तरीके से उनको नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में आती है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का इंटीग्रल पार्ट है। फंक्शंस क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको देखेंगे कितना उनका मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, रिव्यू करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे रिलेटेड टू कि काऊ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे यूज़ करके कैसे काऊ वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। गाइड करेंगे सेंट्रल और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसी मैटर्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ काउस। स्कीम्स को प्रमोट करेंगे जो ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह यूज़ करने में, इंक्लूडिंग इंसेंटिव स्कीम फॉर अगर कोई डंग एंड यूरिन ऑफ काउ को यूज़ करके मैन्योर में इंक्लूड कर रहा है तो ये फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड प्राइस पे देंगे। मेक प्रोविजन फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू अबैंडन्ड काउस, तो ये इंपॉर्टेंट है, अबैंडन्स काउस को गौशालाज में वापस पकड़ा के आएंगे। डेवलप पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स कि वो ईजिली उनको वहाँ पे चारा उनका डाला जा सके, ठीक है। देन इज अबाउट नीति आयोग अनाउंस गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, ठीक है। तो भाई इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम क्या है, पहली बात, नीति आयोग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने मिलकर लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। सो फोरम इंक्लूड करेगा नॉलेज पार्टनर्स, डेटा एजेंसी एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को, ठीक है। फोरम इसमें क्या होता है, एग्जामिन करेंगे इंपॉर्टेंट एनर्जी एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज, इन्फॉर्म करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू द इंडियन गवर्नमेंट,
कॉपरेशन बेहतर होगी दोनों गवर्नमेंट के बीच में, नॉलेज पार्टनर्स के बीच में, आइडियाज़ का आदान प्रदान होगा, आइडेंटिफाई नॉलेज गैप्स, कहाँ कहाँ नॉलेज गैप्स है, बिल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एनर्जी मॉडलिंग क्या है, देखो भाई, एनर्जी मॉडलिंग और एनर्जी सिस्टम मॉडलिंग, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ एनर्जी सिस्टम। तो एक कंप्यूटर में इस तरीके का, या फिर कंप्यूटर में या उस तरीके से एक मॉडल बनाएंगे कि भाई हम कैसे एनर्जी सिस्टम्स को ऑपरेट करेंगे इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट। तो एक प्रोटोटाइप जैसा बनाएंगे, एक नमूना बनाएंगे। सच मॉडल्स ऑफन एम्प्लॉय सिनेरियो एनालिसिस टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंट अजम्पशंस। ठीक है, सिनेरियो एनालिसिस होगा कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो जाएगी एकदम से, इस तरीके का, अबाउट टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एट प्ले, जो एक्चुअल सिचुएशन में हो सकती हैं। आउटपुट में इंक्लूड सिस्टम फिजिबिलिटी, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, क्यूमुलेटिव फाइनेंस कॉस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स यूज एंड एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो एनर्जी मॉडलिंग फोरम्स क्या होते हैं, ये यूएसए में है, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1976 में एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, टू कनेक्ट लीडिंग मॉडलिंग एक्सपर्ट। तो मॉडलिंग एक्सपर्ट जो मॉडल तैयार करते हैं उनको, एंड डिसीजंस मेकर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, टू प्रोवाइड एन अनबायस्ड प्लेटफॉर्म टू डिस्कस कॉन्टेम्प्रेरी इशूज रिवॉल्विंग अराउंड एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एनर्जी मॉडलिंग का यूज़ करके बेसिकली जो स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। अब इसकी एक गवर्निंग स्ट्रक्चर बिठा दिया गया जिसमें एक इंटर मिनिस्ट्रियल एंड स्टीयरिंग कमेटी होगी। ठीक है, तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में क्या होगा, ये नीति आयोग ही कन्वीन करेगा, हेड बाय इट्स सीईओ, नीति आयोग के सीईओ, एंड कंप्राइज सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो सारी जो एनर्जी वाली हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, प्लस इन्वायरमेंट वाली भी, तो एनर्जी प्लस इन्वायरमेंट देखना है तो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट चेंज, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, रिव्यू करेगी स्टडी एंड मॉडलिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड डायरेक्शंस एंड न्यू एरिया ऑफ रिसर्च, ये वाली। स्टीयरिंग कमेटी विद शॉर्टलिस्ट पॉलिसी इश्यूज टू टेक अप फॉर स्टडी, क्या क्या हमने मतलब प्लान ऑफ द एक्शन करना है, एंड फिर वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी डिसाइड करेगी। तो इसमें मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स होंगे, सॉरी मिनिस्टर्स नहीं, सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज। देन देख लेते हैं ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स 2000 टू 2019। सो यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने रिलीज़ की गई है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने काफ़ी सारे डिजास्टर्स को न्यौता दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का $3 ट्रिलियन के आसपास का नुकसान हुआ है। तो ये डिज़ास्टर रिडक्शन का ऑफिस कब हमने क्रिएट किया था, 1999 में, यूनाइटेड नेशन ऑफिस में। ये इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिज़ास्टर रिडक्शन का सक्सेसर है, मतलब पहले इंटरनेशनल डेकेड मनाते थे। ठीक है, एंड फिर बोला गया कि जो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन है उसका इम्प्लीमेंटेशन करेगा ये ऑफिस। सो इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन, फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिडक्शन। अब क्या काम कर रहा है कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क साइन हुआ था 2015 में सेंडाई जापान में, तो डिजास्टर से रिलेटेड जापान के आपको दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि 36 तरीके के डिजास्टर्स वहाँ बहुत होते हैं, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया। ठीक है, सो ये अब इसको सपोर्ट करता है सेंडाई फ्रेमवर्क को। सो सेंडाई फ्रेमवर्क का काम क्या था, डिजास्टर रिस्क को समझना, स्ट्रेंथन करना डिजास्टर रिस्क की गवर्नेंस को, फिर उसमें इन्वेस्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एंड अगर हो गया डिजास्टर तो रिकवरी, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो जैसे जगपोआ भी 2015 में साइन हुई थी, ये भी 2015 में सेंडाई में। ठीक है, 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जब हुई थी, जब साइन हुई थी, फर्स्ट मेजर एग्रीमेंट ऑफ पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा, 7 टारगेट हैं, 4 प्रायोरिटीज़ हैं, नीचे दिया गया है। 3rd यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन के टाइम पे साइन हुआ था। पहले ह्योगो फ्रेमवर्क होती थी 2005 से 2015 में, फिर इसने इसको सक्सीड किया था सेंडाई वाले ने। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। देयर इज़ अबाउट गौ सत्व कवच। तो ये चिप है जो काउडंग से बनाई जाएगी। सो इट क्लेम्स दैट कि रेडिएशंस कम करेगी मोबाइल हैंडल से। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट देख लेना अगर कभी आ जाए। गौ सत्व कवच समझ आ रहा है कि भाई काउडंग से कुछ होगा इसका। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।